हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो आप सभी को हमारे चैनल वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो मैं अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए यहाँ पर साइंस टेस्ट, ठीक है, साइंस टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें कि आपका सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कवर किया गया है। ठीक है, 2014 से 2019 तक, ठीक है, 2014 से 2019 तक में रेलवे के द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, जितना एग्जाम होगा, जितना भी एग्जाम लिया गया है, उसमें जो भी क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन कवर कराया गया है। और वो भी क्या, कॉन्सेप्ट के साथ आपको आंसर बताया जाता है कि अगर रेलवे क्वेश्चन रिपीट ना करे तो रेलवे देगा कहाँ से क्वेश्चन, उसी कॉन्सेप्ट से देगा। क्योंकि हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि रेलवे कैसे क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो या तो क्वेश्चन रिपीट करेगा वो, या फिर उसी कॉन्सेप्ट से देगा। इसलिए यहाँ पर मैं आप लोग को सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और वो भी कॉन्सेप्ट के साथ करवा रहा हूँ। और आप लोग को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग अगर 75 दिन का यह क्लास आप लोग ले लेते हैं तो साइंस का मैं आपका एक भी क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में छूटने नहीं दूंगा। ठीक है, तो आप लोग भरोसा बना करके इसी चैनल में सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बने रहिए, ठीक है, शुरू से अंत तक। तो गाइज, आज हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री कवर करने वाले हैं। पहला 3 दिन हम लोग फिजिक्स को कवर किए, ठीक है ना, पहला 3 दिन हम लोग फिजिक्स को कवर किए। उसके बाद अब हम लोग जो है लगातार 3 दिन केमिस्ट्री कवर करेंगे, फिर लगातार 3 दिन जो है आपका बायोलॉजी कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आज जो है आपका साइंस का टेस्ट 4 करते हैं। ठीक है, साइंस का टेस्ट 4 करते हैं हम लोग, क्योंकि टेस्ट 3 जो तक हम लोग का हो चुका था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग, जैसे कि पता है आप लोग को, कि हम लोग जो है किस तरह से कर रहे हैं कवर, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला टॉपिक आपका पदार्थ यानी कि मैटर। केमिस्ट्री का आज स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे पदार्थ यानी कि मैटर। इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है और किस तरह से पूछता है, और इसका कॉन्सेप्ट में भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन का आंसर वो बना। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पदार्थों का वर्गीकरण, ये हो गया आपका दूसरा टॉपिक। और फिर देखने वाले फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज यानी कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि लोहे में जंग लगना, वह कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। इस तरह से दूध से दही बनना, ये सारे कुछ जब बहुत सारे इससे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो यह टॉपिक तो एकदम VBI है। ठीक है, और इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टॉपिक से भी पूछा गया है बहुत सारे क्वेश्चन। तो वो आपको मैं अभी यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर एकदम अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले कुछ हम लोग, पहला टॉपिक है आपके पास पदार्थ। तो पदार्थ के बारे में सबसे पहले कुछ जान लेते हैं, ताकि आप लोग जो है आंसर करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ जो होता है, कोई भी पदार्थ जो है वह बहुत सारे कणों से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहला नंबर क्या हुआ, कोई भी पदार्थ, ठीक है ना, कोई भी पदार्थ जो है वह बहुत सारे कणों से, बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो एक नंबर बात हो गया कि पदार्थ बहुत सारे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण जो है अत्यंत सूक्ष्म होता है। मैंने अभी क्या बोला, बहुत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, यानी कि अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के जो है पदार्थ बने होते हैं। तो पदार्थ पहला नंबर तो बहुत सारे कणों से मिलकर के बने होते हैं, और वह कण कैसा होगा, बहुत सूक्ष्म कण होगा। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान। मतलब कि देखिए, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, इसके बीच कुछ तो रिक्त स्थान हुआ। चाहे एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, तो उसके बीच कुछ तो रिक्त स्थान हुआ। तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। कोई भी पदार्थ है उसका कण क्या होगा, निरंतर गतिशील होगा। चाहे सॉलिड हो, मान लीजिए आयरन है, आयरन में भी कुछ कण होंगे तो वह भी गतिशील होगा, लेकिन वह क्या होगा, बहुत स्लो प्रोसेस में। ठीक है, लेकिन अगर एयर यानी कि वायु में जो कण होता है, वायु का जो कण होता है उसको देखते हैं तो वह भी गतिशील होता है, और वह थोड़ा सा वह तेज़ी से गतिशील होता है। लिक्विड में भी लिक्विड का जो कण है वो, उसमें वह भी गतिशील होता है। तो क्या होता है, कण जो होता है गतिशील होता है। अभी आपको ध्यान रखना है, पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं, और पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित करते हैं। मतलब ये एक कण है, ये एक कण है, तो यह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है ना, ये इसको आकर्षित करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा, तो एक दूसरे से इस तरह से आकर्षित करता है। जिस वजह से तो एक लोहा जो कि एक सॉलिड पदार्थ है, तो वह एकदम स्ट्रॉन्ग क्यों रहता है, ठोस क्यों रहता है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल जो होता है बहुत ज़्यादा आकर्षित करके रखा हुआ होता है एक दूसरे को। ठीक है ना, जिस वजह से वह एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है। और छठा आपका जो है, छठा पॉइंट जो है पदार्थ से रिलेटेड, कि पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती है। क्यों? क्योंकि जब पदार्थ का कण जो है गतिशील होती है, तो गतिशील होती है तो उसमें कुछ वेलोसिटी होगा ना, और वेलोसिटी होगा तो उसमें गतिज ऊर्जा भी होगा। क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या होता है, 1/2 mv²। तो यहाँ पर वेलोसिटी होगा, यहाँ पर मास होगा। इस तरह से पदार्थ के कण जो होती है उसकी गतिज ऊर्जा भी होती है। ठीक है, अब तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, कणों की गति तेज हो जाती है। ये तो आप लोग को पता ही होगा।
पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर जो होगा उसका कण क्या होगा, उसका कण एकदम तेजी से गति करने लगा, इरेटिक मोमेंट में आ जाएगा। जैसे लिक्विड, मान लीजिए वाटर को ही गर्म करेंगे तो उसका कण क्या होगा, एकदम तेजी से गति करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 पॉइंट को आपको पदार्थ के बारे में एकदम याद रखना है। पहला पॉइंट क्या हुआ है, पदार्थ जो है बहुत सारे कणों से मिलकर बने होते हैं और सारे कण जो होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं और उसका जो है बीच में रिक्त स्थान होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है वह निरंतर गतिशील होता है। चौथा पॉइंट एक दूसरे से आकर्षित, पांचवा पॉइंट एक दूसरे से आकर्षित करके रखता है और उसमें गतिज ऊर्जा होती है। और ताप बढ़ाने पर क्या होती है, पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो यह क्वेश्चन बहुत बार आया है 6 पॉइंट से। ठीक है, कि मतलब कि किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ा देने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अब पदार्थ के बारे में आप समझ चुके हैं, सारे पॉइंट को देख लिए हैं। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन कैसे आया है वो कवर कर लेते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, 100 क्वेश्चन में पहले फिजिक्स का करवा चुका हूँ 3 क्लास में। अब यहाँ पर आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें कि आज पहला क्लास है। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होगा। अब देखिए किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होगा। अभी हम आपको अगर अच्छे से देखे होंगे पदार्थ के बारे में मैं जब बता रहा था तो आप लोग यहाँ पर बता पाएंगे। ठीक है, चलिए हम ऐसे यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखिए सॉलिड, एक होता है सॉलिड, मान लीजिए यहाँ पर एक होता है सॉलिड, ठीक है ना, एक होता है सॉलिड, एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है आपका गैस। ये 3 स्टेट होता है पदार्थ का, 3 स्टेट होता है। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड। मैं आपको क्या बोला हूँ कि कॉन्सेप्ट के साथ बताऊँगा, ताकि आपका कितना भी इस तरह से क्वेश्चन दे दे आप छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, एक होता है गैस, तो आपको ध्यान में रखना है। सॉलिड में क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। इसका क्या मतलब हुआ, उसके कण बहुत क्लोज होंगे, उसमें जो कण होंगे वो बहुत, उसके जो कण होंगे बहुत क्या होंगे, क्लोज होंगे। ठीक है ना, उसके कण बहुत क्लोज होंगे, जिस वजह से उसका आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा और वह एक दूसरे से काफ़ी स्ट्रांग फोर्स से आकर्षित करके रखता है, जिस वजह से वह सॉलिड हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, लिक्विड। लिक्विड क्या होगा, सॉलिड के तुलना में थोड़ा सा गैप में उसका कण होगा। लिक्विड में जो होगा सॉलिड के तुलना में थोड़ा सा गैप में कण होगा, जिस वजह से क्या होगा, यह थोड़ा सा दूरी में होगा। ठीक है, और तीसरा आपका गैस। गैस में जो कण होगा वह बहुत ज़्यादा दूरी में रहता है, जिस वजह से इसका काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से हवा जैसे हो गया वो बहुत तेज़ी से चलता है। क्यों, क्योंकि इसका कण जो होता है बहुत दूरी में होता है, उसका आकर्षण बल बहुत कम होता है इसका मतलब। इसी प्रकार इसका आकर्षण बल, सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किसका हो गया, सॉलिड का। उसके बाद आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किसका होगा, लिक्विड का। उसके बाद गैस का। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना। यहाँ पर पूछा गया है किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होगा। तो अभी मैं क्या बताया, सॉलिड में बहुत स्ट्रांग आकर्षण बल होगा। क्यों, क्योंकि इसके बहुत नज़दीक में आपका कण है। तो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन हो गया, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, फिर गैस के कण होता है। ठीक है, यानी कि सबसे कम स्ट्रांग जो होता है आकर्षण बल गैस के कणों में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, चलिए अगला आगे की ओर देखते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए यह क्वेश्चन आपका रेलवे जेई में पूछा गया है और रेलवे जेई का 2019 में ही पूछा गया, 2/6/2019 में जिस बार जो रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, बोला गया है पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए सबसे पहला नंबर बोला है पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, तो यही तो हो गया आपका आंसर। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। यहाँ पर ये गलत बताया कि पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। दूसरा नंबर आप देख सकते हैं कि पदार्थ के कण द्रव और वायुओं में सतत स्थानांतरित होते हैं। उसके बाद ये तो सही बात है कि स्थानांतरित होते हैं यानी कि गतिशील होते हैं। ठीक है, उसी के बाद पदार्थ जो है कणों से बना होता है, यह भी सही है। उसके बाद पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, तो पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है यानी कि कुछ डिफरेंस होता है ना, एक दूसरे दूरी में होता है ना, तो वही वो बोल रहा है। तो ये तीनों सही है, लेकिन क्या बोला पदार्थ के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ठोस के कणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ठोस के कणों के संदर्भ में आपका कौन सा कथन सही नहीं, ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, जी नहीं, ये तो यादृच्छिक रूप से गतिशील नहीं होते हैं। उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, जी नहीं, हम लोग को क्या पता है कि ठोस के बीच में बहुत छोटे अंतराल होते हैं यानी कि बहुत सटा उसका कण होता है। यह व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। तो देखिए यह व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होता है, यह सही बात है। ठीक है ना, ये सही बात है,
ये सही बात है कि व्यवस्थित तरीके से स्थानांतरित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है, नहीं, उसमें स्ट्रांग आकर्षण होता है। आकर्षण फोर्स क्या होता है, एकदम स्ट्रांग होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, दो सी नंबर, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित नहीं होता है, वह एकदम स्लो प्रोसेस से होता है, क्योंकि उसमें जो है बहुत ज़्यादा क्लोज में कण होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं खोजी जा चुकी है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं खोज ली है आपके वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक, आपको ये बताना है। तो अभी तक जो है पदार्थ की जो है कितनी अवस्थाएं खोजी जा चुकी है, 5 अवस्थाएं खोजी जा चुकी है। और यह जो है आपका पूछा गया है, देखिए किस में पूछा गया है, तो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं होती है। कितनी होती है, टोटल 5 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, देखिए अब इसको भी ध्यान में रखना है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, टोटल 5 अवस्थाएं तो होती है, लेकिन कौन कौन सी होती है गाइज। एक नंबर में आपका आ जाएगा ठोस होता है, पहले तो ठोस होता है। दूसरा क्या होता है, ठोस, उसके बाद हो गया आपका द्रव, दूसरा अवस्था, तीसरा अवस्था हो गया गैस, और चौथा अवस्था क्या हो गया, प्लाज्मा। और एक 5वां अवस्था भी होता है जिसका नाम क्या है, बॉस आइंस्टीन। बॉस आइंस्टीन, यह सबसे बाद में खोजा गया था। ठीक है, बॉस आइंस्टीन एक 5वां अवस्था होता है। तो पांचों को नोट करके रखना है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है, 5 अवस्थाएं तय की गई, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, चलिए देखिए एकदम लगाया जा सकता है। क्यों नहीं लगाया जा सकता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये सॉलिड दिया हुआ है, यहाँ पर तो आपको सब आकृति में दे चुका है। ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, ये है गैस और ये है प्लाज्मा। तो देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। अब क्या बता रहा है, पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है, एकदम देखी जा सकती है। उसके बाद बता रहा है, हम लोग स्पष्ट दिख रहा है। उसके बाद प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। प्लाज्मा क्या होता है, एक तरल पदार्थ है, यह शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। तो यह बात आपका क्या है, सही है। यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करता है, यह भी सही है। यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी देती है। तो विभिन्न अवस्था के बारे में जानकारी देती है, यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए बी नंबर में जो है, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद रहता है। तो यहाँ पर इस फिगर से हमको पता चल रहा है क्या, कि शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद रहता है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है, शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद रहता है। इस फिगर से पता चल रहा है आपको, नहीं चल रहा है ना। मुझे पता, हम लोग को पता है कि प्लाज्मा शरीर में उपस्थित रहता है, लेकिन इस फिगर से आपको पता चल रहा है कि प्लाज्मा शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद रहता है, नहीं चल रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग को घबराना नहीं, ऑप्शन नंबर बी ही आपका, बी जो होगा सही आंसर होगा। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद रहता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, एकदम सही होगा। यह चौथी अवस्था है, तो सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होती है। किसमें विसरण अत्यधिक तीव्रता से होती है, ठोस में, गैस में, द्रव में या प्लाज्मा में। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि किसमें विसरण सबसे अधिक तेजी से होती है। आप बताइए, पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है, 3 अवस्था, अभी ठोस, द्रव, गैस जो होती है, और एक होती है प्लाज्मा। यहाँ पर 4 अवस्था दिया गया है, जिसमें कि आपको मैं फिर क्या बताया कि गैस की जो अवस्था है, इसमें कण बहुत तेज़ी से मूव करती है। कण बहुत तेज़ी, जैसे कि एयर, हवा में कण जो होती है बहुत तेज़ी से मूव करती है। तो इसी प्रकार विसरण जो होता है, इसलिए गैस में सबसे अधिक तेज़ी से होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि अमोनिया गैस तो कपूर क्या होगा। बोला है अमोनिया अगर गैस है तो कपूर क्या होगा। चलिए बताइए, इस तरह से भी क्वेश्चन देखिए कैसे रीजनिंग टाइप में यहाँ पर दिया हुआ है कि अमोनिया अगर गैस है तो कपूर क्या होगा। तो गाइज अगर अमोनिया गैस है तो सभी को पता है कि कपूर क्या होता है, एक ठोस होता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होगा। कपूर एक ठोस होता है जो कि सफ़ेद रंग की मोम की तरह यह एक पदार्थ है। और इसका गंध कैसा होता है, गंध एकदम तीखा होता है, एकदम तीखा गंध होता है इसका। ठीक है, इसका एकदम से तीखा गंध होता है और यह रंगहीन होती है, यह हवा से हल्की होती है। यह भी याद रखना है, कपूर जो होती है हवा से हल्की होती है, यह हवा से हल्की होती है। इसका वाष्प घनत्व जो होता है 8.5 होता है। कपूर का वाष्प घनत्व कितना होता है, 8.5 होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।
तो गाइज घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम भरोसा बनाए रखिएगा इस चैनल पर और भरोसा बना के हमसे जुड़े रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका साइंस का जितना भी क्वेश्चन पूछा है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में, मैं एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, पदार्थ के कण क्या होता है, स्थिर अवस्था में रहता है, नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पदार्थ का कण हम लोग को पता है कि यह आपका जो है स्थिर अवस्था में नहीं रहता है, यह गतिशील अवस्था में रहता है। पहले ही जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था तभी मैं बता चुका था। तो यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में कभी नहीं रहता है। तो यह कथन गलत, कौन सा कथन गलत है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बी में क्या बोला था, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। तो हम लोग को पता है बहुत छोटे होते हैं, सही बात है। पदार्थ के कण क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह भी सही बात है। मैं आपको बताया था ना पहले कि पदार्थ के कण जो होते हैं बहुत एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा, सी एकदम सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, तो ये भी तो हम लोग को पता ही है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। तो एएलपी में यह क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं रहता है, पदार्थ के कण क्या रहता है, गतिशील अवस्था में रहता है। और आप लोग को सबको एकदम पता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट लेना आप लोग को बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिए। चलिए, क्वेश्चन है डैश एक शुद्ध पदार्थ है, बताइए कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है। चीनी का घोल, मीथेन, दूध या वायु, बताइए इनमें से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है। तो गाइज मैं बता देता हूँ आपको कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है। चीनी का घोल तो एक शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें जल और चीनी दोनों। ठीक है, दूध भी एक शुद्ध पदार्थ नहीं है और वायु भी एक शुद्ध पदार्थ नहीं है। लेकिन मीथेन जो है ना, मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। मीथेन जो है आपका पृथ्वी की सतह से, ठीक है, पृथ्वी की सतह के नीचे से जो पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है उसके साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। यानी कि मीथेन क्या है, एक प्राकृतिक गैस है जो पेट्रोलियम पदार्थ के साथ पाई जाती है और यह शुद्ध अवस्था में पाई जाती है। और यह कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो यह दलदली भूमि में पाई जाती है। ठीक है, यह दलदली भूमि में पाई जाती है। ठीक है, मीथेन और कहाँ पाई जाती है, बायोगैस में मीथेन पाया जाता है, बायोगैस में भी मीथेन पाया जाता है। ठीक है, बायोगैस में भी मीथेन पाया जाता है। इसे मार्स गैस भी बोलते हैं, मीथेन को मार्स गैस भी हम लोग बोलते हैं। मीथेन को और क्या बोल सकते हैं, मार्स गैस। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, मीथेन जो है एक शुद्ध पदार्थ है, यह दलदली भूमि में पाया जाता है, यह एक बायोगैस है, यह बायोगैस में भी पाया जाता है और यह बायोगैस यानी कि गोबर गैस। ठीक है, और यह मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। मीथेन का फॉर्मूला पूछा जाए क्या होता है, तो CH4 होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। मीथेन में कितने कार्बन है, एक कार्बन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका पदार्थों का वर्गीकरण। तो टॉपिक 1 खत्म हो चुका है और यह आ गया टॉपिक 1। और आप लोग देखिए टॉपिक 1 से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम लोग टॉपिक 2 से देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछा है। पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण यानी कि जैसे मिश्रण हो गया, यौगिक हो गया, ये सब चीज़ से अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मिश्रण किसको बोलते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठीक है नोट करके रखिए, हम जो बोल रहे हैं इस चीज़ को नोट कीजिए। मिश्रण किसको बोलते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित रूप से मिला हुआ रहता है एक दूसरे के साथ, तो उसको बोलते हैं हम लोग मिश्रण। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक दूसरे के साथ निश्चित अनुपात में मिला हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। तो दोनों को ध्यान में रखिए, अनिश्चित और निश्चित। ठीक है गाइज, दोनों को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है, क्या हो सकता है मिश्रण प्रकृति में, समांगी, विषमांगी, समांगी और विषमांगी दोनों, या शुद्ध पदार्थ हो सकता है। बताइए क्या होगा। तो मिश्रण, अब मिश्रण में भी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो दोनों हो सकता है, मिश्रण क्या हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है, एक समांगी मिश्रण भी हो सकता है और एक विषमांगी मिश्रण भी हो सकता है। देखिए जैसे समांगी मिश्रण किस टाइप का हो जाएगा, नमक और जल का मिश्रण, नमक और जल का मिश्रण। जैसे नमक, जल में नमक मिला दिए तो जल में जो नमक मिलाएं, यह जो मिश्रण तैयार हुआ इसको बोलेंगे हम लोग समांगी मिश्रण। ठीक है, जैसे कि चीनी और जल का मिश्रण, ये हो गया समांगी मिश्रण। लेकिन अब देखिए तेल और जल का मिश्रण क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया। तेल और जल का मिश्रण क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया, क्योंकि तेल जल में तैरने लगता है तो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाता है, इसलिए वह विषमांगी मिश्रण हो गया। उसी प्रकार मिट्टी और रेत, ठीक है, मिट्टी और रेत यानी कि मिट्टी और बालू का मिश्रण, वह एक दूसरे से मिल नहीं पाता है, जिस वजह से विषमांगी मिश्रण होगा। मिश्रण तो है लेकिन कैसा है, विषमांगी। और नमक जल एक दूसरे के साथ घुल जाता है, जिस वजह से समांगी मिश्रण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं है नमक और
और नमक और पानी का, जिस वजह से क्या होता है आपका यह मिश्रण कहलाता है, यौगिक नहीं कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और यह क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? रेलवे का जेईई में पूछा गया था 2019 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? कोलाइड विलयन, पायस, ठोस विलयन या विविध मिश्रण। यह देखिए क्वेश्चन रेलवे एएलपीएन टेक्नीशियन में पूछा गया था कि एक मिश्र धातु जो है किसका एक उदाहरण है। तो मिश्र धातु का बात हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहली बात है धातु, यानी कि मान लीजिए कॉपर, ठीक है, कॉपर के साथ हम जिंक मिला देते हैं, कॉपर के साथ जिंक मिला देते हैं, ठीक है ना। कॉपर के साथ क्या करते हैं हम लोग? जिंक मिला देते हैं। कॉपर के साथ हम लोग टीन मिला देते हैं। कॉपर के साथ टीन मिलाने के बाद क्या बन जाता है? कांसा बन जाता है। क्या बन जाता है? कांसा बन जाता है, यानी कि ब्रॉन्ज बन जाता है। और कॉपर के साथ जिंक मिलाने के बाद क्या बन जाता है? ब्रास बन जाता है, यानी कि पीतल बन जाता है। तो ध्यान में रखना है दोनों को, ठीक है। कॉपर के साथ जिंक मिलाते हैं ब्रास बनता है, और कॉपर के साथ टीन मिलाते हैं कांसा बनाता है। दोनों क्या है? एक ठोस है। एक क्या है? ठोस है। दोनों ही ठोस विलयन है। तो एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? ठोस विलयन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में और एक कुछ है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, नोट कर लीजिएगा आप लोग को, ठीक है। देखिए यहाँ पर ठोस में ठोस का विलयन, ठोस में ठोस का विलयन क्या कहलाता है? मिश्र धातुएं, जैसे पीतल। मिश्र धातुएं अगर बोले तो मिश्र धातुएं जो है वो है ठोस में ठोस का विलयन है, क्योंकि हम लोग दोनों ही ठोस पदार्थ को ही हम लोग ऐड कर रहे हैं। तांबा में जस्ता मिला रहे हैं तो ठोस पदार्थ ही हो गया ना, जिससे क्या बन गया? पीतल बन गया। तो ठोस में इसलिए इसको बोलते हैं ठोस का विलयन, ठीक है। अब देखिए अगर थेलियम धातु में पारा धातु को मिलाते हैं, थेलियम धातु में पारा धातु को मिलाते हैं, पारा तो एक धातु है लेकिन कैसा है? लिक्विड धातु है, एक लिक्विड धातु। लेकिन थेलियम धातु कैसा धातु है? थेलियम धातु एक सॉलिड धातु है, लेकिन पारा धातु कैसा है? एक लिक्विड धातु है। तो थोलियम धातु में जब पारा धातु को मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? ठोस में द्रव का विलयन। उसी प्रकार वायु में हम लोग कपूर का विलयन मिला रहे हैं, तो कपूर एक ठोस है और वायु एक गैस है, तो गैस में ठोस का विलयन हो जाएगा। उसी प्रकार जल में जब हम अल्कोहल का विलयन बोलते हैं तो अल्कोहल एक लिक्विड है और जल भी एक लिक्विड है, तो दोनों क्या होगा? द्रव में द्रव का विलयन हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम अगर यहाँ पर कुहरा अमोनिया गैस का जल में विलयन बोलते हैं, ठीक है। कुहरा अमोनिया गैस का जल में विलयन, तो यहाँ पर गैस अमोनिया गैस बोल रहा है और कुहरा बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गैस और कुहरा दोनों क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पर देखिए अमोनिया गैस का जल में विलयन, अमोनिया गैस का जल में विलयन बोल रहा है, ठीक है। अमोनिया गैस क्या है? गैस, और जल में विलयन, जल क्या है? लिक्विड है। तो गैस में क्या हो जाएगा? द्रव का विलयन। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे मैं यहाँ पर जो बताया। और जब अमोनिया गैस में जल का विलयन को मिलाते हैं, ठीक है, अमोनिया गैस में जल का विलयन को मिलाते हैं तो यह कोहरा बनता है, यानी कि कोहरा, ठीक है, फॉग। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है 13 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? तो बताइए इसमें से कौन सा विषमांगी मिश्रण है, यानी कि समांगी नहीं है। विषमांगी मिश्रण हम पहले ही बता चुके हैं, जो अच्छे से नहीं घुले। मिश्रण तो होगा लेकिन घुले नहीं। पीतल क्या है? एक समांगी मिश्रण है, ठीक है। पानी में चीनी का घोल, यह भी क्या है? एक समांगी मिश्रण है। उसी प्रकार वायु क्या है? यह भी एक समांगी मिश्रण है। लेकिन दूध जो होता है एक विषमांगी मिश्रण होता है, इसको आपको याद रखना है। दूध क्या होता है? एक विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। दूध क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे है आपके पास, निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। बताइए वायु, दूध, जल और मिश्र धातु। 14 नंबर का क्वेश्चन है, वायु, जल और दूध और धातु। देखिए किस तरह से क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है लेकिन सिर्फ आपका चेंज किया है। आपका क्या, उसमें बोला था कि विषमांगी मिश्रण कौन सा है, इसमें बोल दिया, डायरेक्ट पूछ दिया कि इसमें से विषम की पहचान करें। और यह एलपी में पूछा गया था और वह जेईई में पूछा गया था। तो यह दूध ही हो जाएगा, दूध, जो कि क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। अदरवाइज सब क्या है? समांगी मिश्रण है, ठीक है। अन्य सभी पदार्थ क्या है? मिश्रण है। जबकि यहाँ पर, सॉरी गाइज, 1 मिनट आप रुक जाइए, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। जैसे यहाँ पर कोई दूसरा क्वेश्चन था, यहाँ पर ये दूसरा है। देखिए ये क्या पूछ रहा है यहाँ पूछ रहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए। तो जल जो होता है एक क्या होता है? जल क्या होता है? बताइए। जल को छोड़कर सभी पदार्थ यहाँ पर क्या है? मिश्रण है। ध्यान में रखना है, ये मिश्रण है, ये मिश्रण है, ये मिश्रण है, लेकिन जल क्या है? जल एक यौगिक है। यहाँ पर कुछ दूसरा क्वेश्चन था। देखिए वायु, पीतल और पानी में चीनी का घोल बोला था, जो कि दोनों क्या है? मिश्रण तो है, लेकिन ये तीनों क्या है? समांगी मिश्रण है। और दूध था विषमांगी मिश्रण। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कौन सा विषम है, तो जल विषम है। अब यौगिक है, कैसे यौगिक है? हम क्या बताए थे पहले कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलता है तो यौगिक बनता है। तो जल जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, और दोनों का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण है। कितना अनुपात में मिश्रण है? तो 1:18 में दोनों मिश्रित होते हैं, ठीक है। 1:18 में, 1:16 में मिश्रित होते हैं, ठीक है। 1:16 में, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन H2O होता है,
H2O, यहाँ पर देख लेते हैं गाइज कितना निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन का हो गया 2 भार और ऑक्सीजन का 8 दूना 16, तो 2 से 16 कट गया तो हो गया 1:8। तो 1:8 के अनुपात में अगर हम 1:8 के अनुपात में मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। H2O को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को 1:8 के अनुपात में मिलाते हैं तो यह जल बन जाएगा, और एक निश्चित अनुपात में इस चीज़ को मिलाया गया है तभी जल बना है, इसलिए यह होगा एक यौगिक। तो जल एक यौगिक के बाद बाकी सब क्या है, एक मिश्रण है। ठीक है, चलिए अब 15 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग को फिर मैं एक बार बता देता हूं कि अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है आप लोग को तो कमेंट करके उसका सॉल्यूशन पूछ लीजिएगा, मैं आपका वहां पर आंसर जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे है, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है डैश पदार्थ। तो बताइए सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में कौन सा पदार्थ, कौन सा जो है इनमें से शामिल नहीं है डैश पदार्थ। तो बताइए कोलाइड गैस या तरल या मिट्टी। तो देखिए कोलाइड पदार्थ जो होता है सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था नहीं है। कोलाइड पदार्थ जो है सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था नहीं है। कोलाइड जो होता है सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था नहीं है। बाद बाकी तरल गैस या मिट्टी जो है सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या कि कोलाइड पदार्थ जो है यह सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था नहीं है, यह एक रासायनिक मिश्रण होता है। कोलाइड क्या होता है, यह एक रासायनिक मिश्रण होता है, जबकि मिट्टी गैसीय और तरल जो होता है एक भौतिक अवस्था होता है। ठीक है, आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हवा एक क्या है। तो हवा क्या होता है, बताइए हवा क्या है। हवा एक शुद्ध मिश्रण है, केवल मिश्रणों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। तो हवा क्या होता है बताइए। हवा जो होता है गाइज तत्वों और यौगिकों दोनों का मिश्रण होता है। हवा तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण होता है। देखिए वायु जो होता है पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैस, यानी कि जैसे कि तत्व, गैस में क्या आएगा, तत्व और यौगिक, गैस में आता है शामिल, गैस जो होता है गैस में आ जाता है तत्व और यौगिक, और दोनों का मिश्रण जो होता है आपका हवा के अंदर होता है। तो हवा में क्या हो गया, तत्व और गैस दोनों का मिश्रण होता है। तत्व और यौगिक, सॉरी गाइस, तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण होता है। हवा एक प्रकार का गैस है और गैस के अंदर आता है तत्व और यौगिक, तो तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण होता है हवा। अब देखिए तत्व क्या हो गया, जैसे हाइड्रोजन हो गया एक तत्व एलिमेंट हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सोडियम एक तत्व हो गया। और यौगिक की बात करते हैं तो आपका SO2 मान लीजिए, SO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस ही है लेकिन यह एक यौगिक है क्योंकि एक निश्चित अनुपात में मिला हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका तत्व और यौगिक का मिश्रण जो होता है हवा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ को हम लोग जान लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग यही जानने वाले हैं यहाँ पर कि वायुमंडल में, ठीक है ना, वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है। 78.084% नाइट्रोजन होती है, खासतौर पर आपको 78 याद रखना है। ऑक्सीजन कितना होती है आपका वायुमंडल में, तो ऑक्सीजन आपका कितना होती है वायुमंडल में 20.94, ठीक है, 20.94% जो होता है ऑक्सीजन होती है वायुमंडल में। और आर्गन कितना होती है, आर्गन कितना होती है गाइज, तो आर्गन 0.93% आर्गन होती है वायुमंडल में। उसी प्रकार क्रिप्टन आपका, उसी प्रकार नियन होता है 0.0018%, उसी प्रकार हीलियम होता है 0.00524% और मीथेन जो होता है वह 0.002% आपका मीथेन हो जाता है वायुमंडल में। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, डैश कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए, जिसमें कि विलेय का कण जो होता है वह नहीं घुलते हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहता है, बताइए। तो गाइज वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय का कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। ठीक है, जिसमें विलेय का कण नहीं घुलते हैं बल्कि निलंबित रहते हैं। विलेय किसको बोलते हैं एक्चुअली में, विलेय एक होता है विलायक। तो विलायक जैसे कि जल में चीनी का घुलना, ठीक है ना, जल में चीनी का घुलना, जल में चीनी का घुलना, तो जल हो गया यहाँ पर आपका जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको बोलते हैं विलायक। ठीक है, विलायक बोलते हैं। और जो कम मात्रा में जैसे कि चीनी हो गया आपका
विलय, चीनी क्या हो गया विलय, यानी कि विलायक में विलय कर रहे हैं चीनी का, ठीक है। तो चीनी हो गया विलय और जल हो गया विलायक। तो उसी प्रकार यहाँ पर पूछा जा रहा था कि विलय के कण घुलते नहीं हैं, जो चीज़ हम मिला रहे हैं किसी विलायक में वह घुलते नहीं है, उसको वह किस में होता है, वह क्या कहलाता है, तो वह सस्पेंशन कहलाता है, ठीक है गाइज। चलिए आगे देखते हैं, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। तो विज्ञान में एक नियम है जो कि मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है, बताइए वह कौन सा नियम है। मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं, सही बात है। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, यह भी सही बात है। इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, यही बात है। इसकी संरचना तय है, नहीं गाइज, मिश्रण की संरचना तय नहीं होती, यानी कि एक निश्चित बोला जाता है, यानी कि निश्चित। तय है मतलब क्या हो गया, एक डिफिनिट बोला जा रहा है कि इसकी संरचना एकदम डिफिनिट है, यह नहीं हो सकता है। यह होता है यौगिक में, ठीक है। तो यह ऑप्शन नंबर डी गलत बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यह आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपके पास, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं। जब दो पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलते हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो हम लोग उसको आसानी से जानते हैं कि क्या बोलें, अमिश्रणीय, यानी कि वह नहीं घुल सकता, अमिश्रणीय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है, शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है। तो शक्कर के घोल में शक्कर क्या हो जाएगा, शक्कर के घोल में शक्कर क्या होगा, अभी हम यहाँ पर बता चुके हैं आपको शक्कर के घोल में शक्कर क्या होगा। शक्कर के घोल में शक्कर क्या होता है गाइज, शक्कर का घोल जैसे हो गया विलायक और शक्कर क्या होगा विलेय। तो विलेय क्या है, घुला हुआ पदार्थ है, यानी कि शक्कर में हम लोग शक्कर का घोल में शक्कर को घोल रहे हैं, तो शक्कर क्या हो गया यहाँ पर घुला हुआ पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, और यहाँ पर विलेय भी अगर देता तो विलेय हो जाता सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक यौगिक नहीं है, लेड, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए गाइज, कौन सा इसमें यौगिक नहीं है, बताइए। इसमें यौगिक जो है लेड नहीं है, लेड एक एलिमेंट है, ठीक है ना, लेड एक एलिमेंट है, यह यौगिक नहीं होता है। आपका चौक एक यौगिक है, और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है H2S यह एक यौगिक है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एक यौगिक है। तो चौक जिसको कि हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, तो यह भी एक क्या होता है, यौगिक होता है, लेकिन लेड जो होता है यौगिक नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे, रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है। तो रेत और चीनी का मिश्रण हम लोग सभी को पता है कि विजातीय मिश्रण होता है। क्या होता है, विजातीय मिश्रण होता है। क्या होता है गाइज, विजातीय मिश्रण होता है, यानी कि विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, रेत और चीनी का मिश्रण विजातीय मिश्रण, यानी कि विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, अब यह टॉपिक खत्म हो चुका है, यानी कि क्लासिफिकेशन टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। और यह एक बहुत तगड़ा टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से एकदम क्वेश्चन रेलवे पूछता है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अब इसके बाद इसमें हम लोग कुछ देख लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है क्या। तो देखिए भौतिक परिवर्तन क्या था, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर, ठीक है, एक नया पदार्थ बनाता है, यानी कि एक नया पदार्थ का अगर निर्माण हो रहा है, कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तब इसको बोलेंगे हम लोग रासायनिक परिवर्तन, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में ऐसे भी बोल सकते हैं कि नया पदार्थ का निर्माण करता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं किसी पदार्थ का अगर केमिकल रासायनिक गुण में परिवर्तन आ जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया, जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो सारे रासायनिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। अगर जैसे कि आपका जो हम बोल रहे हैं लकड़ी का जलना, तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर यह किसके अंदर आएगा, रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएगा, ठीक है। लोहे में जंग लगना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के कुछ अन्य उदाहरण देखिए, दूध से दही जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, अगरबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पचना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो जितना भी जलना वगैरह होता है, कोई चीज़ जल रहा है, कोई चीज़ पक रहा है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं दूध से दही बनना, किसी का किण्वन हो रहा है, तो किण्वन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। खट्टा हो रहा है कोई चीज़, वो भी हम लोग रासायनिक परिवर्तन के कारण हो रहा है। तो ये सब चीज़ जो होता है रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। चलिए हम लोग भौतिक परिवर्तन के बारे में जानते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन जब किसी प्रकार का जो भौतिक गुण होता है, भौतिक गुण क्या हो गया, उसका रंग हो गया, उसका आकार हो गया, उसका शेप हो गया, ठीक है ना, वह किस अवस्था में है, सॉलिड में है, लिक्विड में, गैस में है। अगर इन सभी ये सब गुणों में अगर उसकी चेंजेज आ जाती है, यानी कि किसी पदार्थ का भौतिक गुणों में चेंज आ जाता है, न कि रासायनिक गुणों में, तो उसको हम लोग बोलेंगे, उस परिवर्तन को बोलेंगे भौतिक परिवर्तन, ठीक है। जैसे पानी का बर्फ में परिवर्तन, तो देखिए पानी है एक लिक्विड अवस्था में, लेकिन ये सॉलिड अवस्था में परिवर्तन हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे भौतिक परिवर्तन।
और एक पॉइंट आप भौतिक परिवर्तन में जोड़ लें कि वैसा परिवर्तन जिसमें अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाने के बाद फिर वापस उस स्टेट में उसको हम लोग ला सकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। उस पदार्थ को अगर हम वापस फिर उसी स्टेट में ला सकते हैं तो उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी को अगर हम बर्फ में परिवर्तन कर देते हैं तो बर्फ को क्या हम फिर से पानी में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं ना, तो इस परिवर्तन को क्या बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। शक्कर का पानी में घुलना, शक्कर को पानी में घोल देंगे तो क्या फिर से हम लोग शक्कर को अलग नहीं कर सकते, एकदम कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग भौतिक परिवर्तन। कांच का टूटना भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इससे कैसे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। अब देखिए इसका मतलब नहीं है मतलब कौन सा फिजिक्स भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब कोई एक रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर भर दिया है जिस वजह से पूछा जा रहा है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए ठोस का द्रवों में पिघलना, बस यह एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। ठोस का द्रव में पिघलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि एक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इसमें कोई रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठोस में भी जल था और द्रव में भी जल ही है, ठीक है ना, तो उसके गुणों में रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी अवस्था में चेंज हो रहा है। ठोस से द्रव में बन रहा है और द्रव में हम लोग द्रव से फिर हम लोग जो है इसको वापस ठोस में भी ला सकते हैं, तो इसलिए यह होगा एक भौतिक परिवर्तन। गैसों का द्रव में द्रवीकरण, तो यह भी एक भौतिक परिवर्तन। पदार्थों का किण्वन जो है, हम क्या बोले, जितना भी किण्वन प्रोसेस है ये सारा रासायनिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यह एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। बाद में कि द्रव का गैसों में वाष्पीकरण भी एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज कैसा लग रहा है वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है गाइज। चैनल पर सब्सक्राइब कर बने रहिएगा क्योंकि डेली यहाँ पर आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सारी चीज़ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया जा रहा है, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन रेलवे जेईई में पूछा गया है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से ही इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है पूछा गया है। तो देखिए ईंधन का जलना, दहन जलन, ये सब जितना चीज़ होता है हम लोग क्या बोले हैं पहले की एक रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर, ऑक्सीकरण या लोहे में जंग लगना। देखिए लोहे में जंग लगने की जो प्रोसेस है ये ऑक्सीकरण प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। और ऑक्सीकरण प्रोसेस है या फिर लोहे में जंग लगने की जो प्रोसेस है यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। उसके बाद प्लेटिनम का तार का जलना, तो प्लेटिनम का तार का जलना जो है यह भी क्या है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, तो अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन जो होता है यह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइज। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। अब बताइए कौन सा इनमें से एक रासायनिक परिवर्तन है। तो मक्खन का खट्टा होना, क्या बोले, कोई चीज़ का खट्टा होना या फिर कोई चीज़ का जलना, ठीक है ना, वो सारे किस में आएगा, कोई चीज़ का किण्वन होना वो क्या किस में आएगा, वो रासायनिक परिवर्तन में आएगा। तो मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइज। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। बाद बाकी CO2 से सूखी बर्फ बनाना, यह तो एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको सूखी बर्फ बनाने के लिए क्या करना, ठोस कर देंगे इसको, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ बन जाएगा और फिर इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड में भी चेंज कर सकते हैं। प्लेटिनम का तार का गर्म होना, तो देखिए गर्म होना एक कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगर बोलता है यहाँ पर प्लेटिनम का तार का जलना, तो जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर गर्म होना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि गर्म होने के बाद फिर ठंडा हो जाएगा, तो यह एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, लोहे का चुंबकीयकरण, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर है, क्योंकि यह एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। और यह क्वेश्चन दिया है RRB NTPC 7/4/2016 में पूछा, और फिर देखिए कैसे रेलवे रिपीट किया RRB NTPC में ही 18/1/2017 में। तो इस तरह से क्वेश्चन रेलवे रिपीट करता है, इसलिए आप लोगों को मैं बोलता हूं दोस्तों कि आप लोग चैनल पर बने रहिए। मैं भरोसा दिलाता हूं आपको एक भी साइंस का क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, ठीक है। आप लोग को कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए। चलिए बताइए लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। तो गाइज लोहे में जंग लगना किसका सामान्य उदाहरण है, लोहे में जंग लगना या फिर ऑक्सीकरण प्रोसेस ही लोहे में जंग लगना का प्रोसेस जो है ऑक्सीकरण प्रोसेस है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। हम पहले ही आपको बता चुके हैं लोहे में जंग लगना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। कभी पूछा जाएगा कि लोहे में जंग लगना क्या है, ऑक्सीकरण है, अपकरण है, ठीक है, अवकरण है या फिर कौन सा उष्माक्षेपी परिवर्तन है, तो यह आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग को बताना क्या है, ऑक्सीकरण प्रोसेस है। लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रोसेस है और यह एक रासायनिक परिवर्तन के अंदर आता है, ठीक है। दूध से दही में परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, अगरबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पाचन भी क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन के अंदर आता है। चलिए इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। देखिए ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, निष्क्रियकरण, आसवन, बताइए इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो गाइज यहाँ पर जो बताया गया है इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए निष्क्रिय आसवन जो होता है एक भौतिक परिवर्तन है, आसवन एक भौतिक परिवर्तन, ये आंसर नहीं होगा। क्रिस्टलीकरण भी एक भौतिक परिवर्तन है, यह भी आंसर नहीं होगा। ऊर्ध्वपातन जो होता है यह भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता है।
भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है, सिर्फ रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, यह भौतिक रासायनिक परिवर्तन होता है, तो यह भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो निष्क्रियकरण होता है यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। निष्क्रियकरण जिसको हम लोग उदासीनीकरण बोलते हैं, यह एक रासायनिक परिवर्तन के अंदर आता है। क्यों कि उदासीनीकरण एक अभिक्रिया होता है जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर है। जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब हम लोग क्षार NaOH को अभिक्रिया कराते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका NaCl बन जाता है यानी कि नमक बन जाता है, प्लस H2O बन जाता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, हाइड्रोजन यानी कि H2 यानी कि जल बन जाता है, ठीक है, कुछ ऊष्मा भी रिलीज करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर निष्क्रियकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक अभिक्रिया हो रहा है, जितने भी केमिकल अभिक्रिया होता है वह रासायनिक परिवर्तन के अंदर आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। निष्क्रियकरण एक रासायनिक परिवर्तन, लेकिन ऊर्ध्वपातन जो होता है आप लोग सोच रहे होंगे यह एक रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन यह एक भौतिक रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, इसलिए ऊर्ध्वपातन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का जलना, या फिर इसका क्या बोला जाता है, ये आपका कपूर का जलना, ठीक है ना, कपूर का जलना, नैफ्थलीन का जलना, ये सब ये जो है ऊर्ध्वपातन के अंदर आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, एक अंडा का पकाना वकाना जितना भी होता है ये सारा एक रासायनिक परिवर्तन के अंदर आता है, ठीक है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। केक को बेक करना यानी कि बेक करना मतलब पकाना, तो यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। केला का सड़ना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन, लेकिन आइस क्यूब यानी कि बर्फ का गोला, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा को पिघलना यह एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि अगर बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो उसका अवस्था लिक्विड में हो जाएगा और लिक्विड से फिर हम लोग बर्फ बना सकते हैं, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन हम लोग भौतिक परिवर्तन, लेकिन हम लोग रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या जानते हैं, जब कोई एक नया पदार्थ बना देते हैं तो उसको हम फिर उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं, तो इसलिए आइस का क्यूब का जलना एक भौतिक परिवर्तन है और यह एक रासायनिक परिवर्तन के अंदर नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु यानी कि सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए उस परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। सॉरी गाइस, यहाँ पर आपका ठोस का गैस में नहीं पूछा है, यहाँ पूछा गया है कि गैस का ठोस में। अगर पूछा जाता है ठोस को सीधे गैस में बदल देते हैं तब हो जाता है आपका सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, लेकिन यहाँ पूछा है गैस को अगर हम सीधे ठोस में बदल देते हैं तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग डिपोजिशन, क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। यहाँ पर देखिए डिपोजिशन, यहाँ पर दिया हुआ है ना डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें के द्वारा कोई भी पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग डिपोजिशन। उसी प्रकार कंडेंसेशन क्या होता है, संघनन यानी कि वाष्प का जल में परिवर्तन। वाष्प अगर सीधे जल में परिवर्तित हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वाष्प अवस्था से तरल अवस्था में बदल जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग संघनन। उसी प्रकार ऊर्ध्वपातन क्या होता है, अगर सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर का जलना एक ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है, ठीक है, यानी कि सब्लिमेशन प्रक्रिया है। नैफ्थलीन का जलना भी एक ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद आपका नैफ्थलीन का जलना हो गया, कपूर का जलना हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ जो है आपका अमोनियम क्लोराइड का भी जो है जलना एक ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है। अमोनियम क्लोराइड का जलना एक ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है, तो यह भी याद रखना है। चलिए अब है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या होता है, द्रव सीधे वाष्प में बदल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो बताइए कौन सा चीज़ इसमें बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। अवस्था में परिवर्तन। चलिए किसी का अवस्था में परिवर्तन अगर हो रहा है तो क्या हमको बताता है कि वह रासायनिक परिवर्तन है या नहीं है, बता रहा है क्या, पता चल रहा है आपको। परिवर्तन से हम लोग जान सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन भी होता है, रासायनिक परिवर्तन भी होता है, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन से क्या होता है, हम लोग को पता चल जाता है कि भौतिक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। अगर अवस्था में परिवर्तन यानी कि एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो गया और वापस फिर इस अवस्था से पहले अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल चेंजेज। लेकिन अगर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और वापस फिर इस अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है पहले की अवस्था में, उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो अवस्था से पता चलता है कि कोई अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। गैस का उत्सर्जन, अगर गैस का उत्सर्जन हो रहा है तो उससे भी हमें पता चलता है कि यह प्रक्रिया रासायनिक है या नहीं। रंग का बदलना, इससे भी हम लोग को क्या पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है, ठीक है। तो रंग के बदलने से भी हम लोग को पता चल रहा है कि कोई भी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं, क्योंकि रंग बदल रहा है तो हम लोग को पता चल जाएगा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, वह एक भौतिक अभिक्रिया है।
क्योंकि रंग जो होता है एक भौतिक गुण होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? पानी का बर्फ में परिवर्तन, तो यही तो है एक भौतिक परिवर्तन। मानव का भोजन पचना, यह तो एक रासायनिक परिवर्तन है। मानव का श्वसन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर होगा, ठीक है, कि पानी का बर्फ में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो गाइज यहाँ पर आपका ये अंतिम क्वेश्चन था इस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को कमेंट करके आंसर में बताना है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए, जल का जलवाष्प में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाता है? जल का जलवाष्प में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाता है? जल का जलवाष्प में परिवर्तन, जल का जलवाष्प में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाता है? और दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, ठीक है, रासायनिक है या भौतिक? तो आपको दोनों का आंसर कमेंट करके बताना है। और आप लोग को वीडियो कैसी अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और लाइक करके चैनल पर बने रहिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि आपको जितने भी वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग को मिलता रहे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस वीडियो को देख